तो यहाँ पे हम पार्ट 3 इनकम टैक्स का डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रेट ऑफ सरचार्ज ऑफ 15% शैल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इनकम एक्सीड डैश इन केस ऑफ HUF। तो देखिए क्वेश्चंस देख के ही आप बोलेंगे कि HUF है और एक्सीड्स है, तो आप अमाउंट्स का ध्यान देंगे। देखिए आपको ऑलरेडी भी लास्ट वीडियो में हमने सरचार्जेस का पूरा डिटेल पढ़ाया है, तो उसमें क्या बताया गया कि चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे AOP हो या BOI हो, इन सब के लिए एक ही रूल था जिसमें 4 कैटेगरी सरचार्जेस की दी गई थी, 4 रेट दिया गया था सरचार्जेस का, और फर्म का अलग था और इसके अलावा कंपनी का अलग था। तो यहाँ पे अगर HUF पूछ रहा है, इंडिविजुअल पूछता, कुछ भी पूछता, तो आपका वही रेट जाना था जो 4 रेट्स हमने बताए थे आपको, 10%, 15%, 25% एंड 37%, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है 15% का रेट कब एप्लीकेबल होगा, जब इनकम कितने से एक्सीड करेगी। तो अब आपको याद हो कि रेट था कि 50 लाख से अबव होगा तभी तो सरचार्ज लगेगा, पर 50 लाख से अबव है और 1 करोड़ से बिलो है, मतलब 1 करोड़ से कम है ना, 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम होगा, 1 करोड़ भी होगा तो भी, तो 10% का रेट है। और जब 1 करोड़ से ज़्यादा होगा और 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होगा, तब आपका क्या जाता था, आपका 25% जाता था, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी, वहाँ तब आपका 2 करोड़ तक रहता तो आपको 15% जाता। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि इनकम कितने से एक्सीड कर रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 करोड़। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में रहेगी तो 15%, और जब 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो 25% का आपका जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया आंसर। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में कैसे घुमा के चीज़ें पूछी जा रही है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A will be provided if the taxable income of any resident SSC is not more than। तो जो 87A का रिबेट मिलता है, समटाइम्स रिबेट का यही सेक्शन ही पूछ लेते कि रिबेट का सेक्शन कौन सा है, तो 87A याद रखेंगे, रिलीफ का सेक्शन अलग होता है, रिबेट का अलग होता है। तो रिबेट का सेक्शन में बोल रहा है कि कब आपको SSC को टैक्स नहीं, कब ये रिबेट मिलेगी आपको, मतलब कितनी इनकम रहे टैक्सेबल इनकम कि आप 87A का रिबेट ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 लाख, 2,50,000, 10 लाख या 750। सो आंसर विल बी 5 लाख, क्योंकि देखिए रूल के हिसाब से क्या बोला गया है कि 2,50,000 तक की इनकम एग्जेम्प्टेड है, और 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे 5% का टैक्स लगेगा, चाहे वो ओल्ड टैक्स रेजिम हो चाहे वो नया टैक्स रेजिम हो। दोनों ही केस में ओल्ड टैक्स स्लैब चलो या न्यू टैक्स स्लैब, 5% का लगता है 2.5 लाख से एक्सीड और 5 लाख के बीच तक की इनकम पे। लेकिन इसी में ये भी बात कही जाती है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख से एक्सीड नहीं कर रही है, तो ही सिर्फ आप रिबेट ले सकते हैं। तो इसका मतलब 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट है, जो बचे 2.5 लाख है उस पर आपको जो 5% का टैक्स लगने वाला था, वो टैक्स में आपको रिबेट मिल जा रहा है 87A से। लेकिन अगर 5 लाख से एक भी रुपया ज़्यादा हुआ तो आप पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, और उस केस में 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, और जो रिमेनिंग 2.5 लाख से है आपका पैसा 5 लाख तक, उस पर आपका 5% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अगर 5 लाख से एक भी रुपया एक्सीड करेगा तो यहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे अगर उससे ज़्यादा इनकम नहीं है तो आप 87A का रिबेट ले सकते हैं। अब मैक्सिमम रिबेट लाइबिलिटी कितनी होती है, मतलब टैक्स लाइबिलिटी जो 87 के अंदर होती है, कितना उसमें रिबेट मिल जाता है। तो देखिए हमने अभी आपसे बात करी कि 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट, और नेक्स्ट 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में 5% का टैक्स मिलता और यहीं पर रिबेट था। तो मतलब नेक्स्ट 2.5 लाख ही तो बचे, 5 लाख टोटल इनकम हुई, 5 लाख में से 2.5 लाख एग्जम्प्ट और बचे 2.5 लाख, तो 2.5 लाख पे ही तो आपको मिल रहे हैं। तो कितना आपका हो जाता है, आप जब 5% उसका निकालेंगे तो 125 आता है, तो इसका मतलब 12,500। तो ये याद कर लीजिए, आपका लिमिट में भी 5 लाख तक, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, और 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 5% की टैक्स लाइबिलिटी बनती है उसका अमाउंट 12,500 ही बनता है, ठीक है। अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है या उससे ज़्यादा इनकम है तो ये चीज़ आपका 87 में रिबेट मिलेगा, 12,500 तक है टैक्स का रिबेट मिलता है। रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर सेक्शन। तो जो रिटर्न आप सबमिट करते हैं, है ना, ड्यू डेट के हिसाब से आप रिटर्न सबमिट करते हैं, वो रिटर्न आपकी कब किस उसमें सबमिट होगी, किस सेक्शन के अंदर। सो आंसर विल बी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अब देखिए रिटर्न के केस में ध्यान रखिएगा, कई ITR फॉर्म होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7, टोटल 7 ITR होते हैं, जिसमें ITR 1 को सहज बोलते हैं, है ना, सहज। नॉर्मली लोग ITR 1 फिल करते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, वो जनरली जिनकी इनकम 50 लाख से कम की होती है,
तो ये लोग ITR 1 भरते हैं, ठीक है। वहीं जब नाम की बात करेंगे, ITR 1 का नाम सहज हो गया, और ITR 4 का जो नेम होता है वो सुगम होता है, ठीक है। तो 44AD, 44ADA, 44AE, इन सब से जो इनकम वगैरह होती है, और ये ITR 1 में जितनी भी इनकम होती है वो सब के बेसिस पे फिर ITR 4 फाइल किया जाता है, ठीक है। तो ये ITR के बारे में याद रखेंगे। और साथ ही ड्यू डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। तो कोई भी पर इंडिविजुअल हो जिसकी बैलेंस शीट ऑडिट वगैरह नहीं होती है, उनको 31 जुलाई होता है, और जिसकी ऑडिट होती है ना, कंपनी या जिनकी बैलेंस शीट ऑडिट कर दी जाती है इंडिविजुअल की, तो इनकी जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है। तो ये ध्यान रखने की चीज़ होती है कि ड्यू डेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बिलेटेड रिटर्न वगैरह भी फाइल करते हैं, ठीक है, रिवाइज रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न, तो ये सब चीज़ें भी आपका होता है। ये सब के सब जितने भी हैं, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, लॉस रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, वो सब 139 के अंदर ही आते हैं। तो 139(1) क्या हो गया, नॉर्मल रिटर्न हो गया, जिसको नॉर्मली आप समझते हैं। वहीं पे 139(4) जो हो जाता है वो बिलेटेड हो गया, 139(5) रिवाइज हो गया, 139 सबसेक्शन 3 जो होता है लॉस हो गया, 139 सबसेक्शन 9 जो हो गया आपका डिफेक्टिव हो गया। तो याद रखिएगा, रिटर्न जो भी पूछेगा 139 सेक्शन से ही शुरू होता है। फिर आता है व्हेन इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी देन इट इज कॉल्ड। तो जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में ऐड ऑन कर दिया जाता है टोटल इनकम में, तो उसको क्या कहते हैं, सो दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, इनकम में जोड़ देना कहते हैं उसको, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम के अपने प्रोविजन से कि कब इनकम को क्लब किया जाता है, कब डीम्ड इनकम मानी जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम हैविंग स्पेसिफाइड अंडर। तो एग्जेम्प्टेड इनकम का सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन में स्पेसिफाई किया है, तो ये सेक्शन 10। जितने भी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो सब सेक्शन 10 के अंदर ही आते, सेक्शन 10 के अंदर ही अलग अलग सब सेक्शंस आते चले जाते हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम होती है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। इसका मतलब समझिएगा, आपके पास एक घर था, आपने लेट आउट किया, मतलब रेंट पे दे दिया। एक घर था, उसको लेट आउट किया, रेंट पे दिया, तो उससे जो इनकम हो रही है, रेंटेड इनकम हुई, तो वो तो आपकी उसी घर की वजह से हुई, इसलिए उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहते हैं। लेकिन आपने किसी को रेंट पे दिया, अब जिस पर्सन को आपका जो टेनेंट है जिसको आपने रेंट पे दिया, उस टेनेंट ने उसको किसी और को रेंट पे दे दिया, तो ना तो उस टेनेंट का ये घर था, और जब वो किसी और को उसी हाउस को रेंट पे उठा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सब लेटिंग। मतलब जो ऑलरेडी लेट आउट थी उसको वापस से लेट आउट पे रखा गया, सब लेटिंग किया गया। तो उस केस में उस पर्सन की जो इनकम हो रही है वो तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी नहीं, वो तो अदर सोर्सेज की इनकम होगी, राइट। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी सब लेटिंग आएगी तो वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। मेरा घर था, मैंने मिस्टर ए को रेंट पे दे दिया, तो मेरे लिए तो वो रेंट जो मिस्टर ए से रेंट आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। लेकिन मिस्टर ए ने उसको मिस्टर बी को रेंट पे उठा दिया। अब मिस्टर ए को मिस्टर बी से जो भी पैसा मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी, उनके अदर सोर्सेज की होगी। क्यों? क्योंकि वो सबलेटिंग से इनकम आ रही है ना, उनका ना तो घर है, तो फिर उनको इनकम कहाँ से हाउस प्रॉपर्टी की होगी। तो ये याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट का मेंबर, एक काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको जो भी पैसे मिल रहे हैं वो किस तरह की इनकम होगी, वो सैलरीड इनकम हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो भी पर्सन है उनको जो इनकम आती है, उनको जो सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो अदर सोर्सेज में चार्जेबल होती हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो ये ध्यान रखेंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड। तो 80C से 80U के अंदर जो भी आप डिडक्शन दे रहे हैं उसका अमाउंट किस अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 80C से 80U का जो अमाउंट है वो किस में से देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से देते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से ही तो हम चैप्टर 6A का डिडक्शन देते हैं और फिर हमारी टोटल इनकम आती है। तो अब ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख की है और डिडक्शन आप 60 लाख का लीजिए तो कहाँ से ये होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव टोटल इनकम तो कभी नहीं आएगी ना, और सिर्फ वो भी डिडक्शन की वजह से इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो चैप्टर 6A की जो डिडक्शन आप ले रहे हैं वो कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर सकती। 50 लाख आपकी टोटल इनकम है तो आप 50 लाख से ज़्यादा का आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करके टोटल दी गई है 18000, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 12,54,000, LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 30,000 का। कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22।
इस तरह का क्वेश्चन भी फ्रेम करके आ जा सकता है आपके एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट, उस पर टीडीएस का कोई बात ही नहीं, वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो 7000 ये हो गया, अदर सोर्सेज की इनकम हो गई। तो हम इसको सीरीज़ में कर लेते हैं, सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई, सैलरी तो इनकम है ही नहीं है, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 18,000 की हो गई। फिर पीजीबीपी में हमने 12,54,000 की इनकम ले ली, दोनों को ऐड कर लिया। फिर हमने कैपिटल गेन की इनकम उठाई 30,000 की, वो भी ऐड कर लिया। और अदर सोर्सेज में हमारा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आएगा, चूँकि इस पर टीडीएस वगैरह कट नहीं होता, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। सो बेसिकली 7,000 टोटल आ जाएगा। तो टोटल जब करेंगे तो हमारी जीटीआई कितने की बन जाएगी, 13,09,000 की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दिशान एज 45 ईयर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इज 4,50,000, ही विल पे टैक्स। तो इस केस में मिस्टर दिशान जो कि 45 ईयर्स है, अब देखिए एज को मैटर हमें नहीं करना है, क्योंकि अब आपको पता है कि नया टैक्स स्लैब में एज कुछ भी हो, सीनियर सुपर सीनियर कुछ भी हो, कोई टैक्स रेट में टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं आने। 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद टैक्सेबल है। हाँ, हालांकि 5 लाख तक आप रिबेट पा सकते हैं, 5 लाख से ज़्यादा हुई तो नॉर्मल टैक्स रेट चलेगा आपका, ठीक है, ये बात है। अब उसमें एज मत देखिए, सुपर सीनियर सीनियर ये सब देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 4,50,000 इनकी टोटल इनकम बन रही है। अब इनको टैक्स देना है, तो पहली बात कितना अमाउंट टैक्स का बढ़ेगा। देखिए आपको पता है कि 2.5 लाख तो एग्जाम्प्ट है, और 5 लाख तक में आप रिबेट ले सकते हो, और इनकी कितनी है, 5 लाख से कम की, 4.5 लाख की है। तो इनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, ही विल पे टैक्स? नहीं, बिल्कुल टैक्स पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 5% का रिमेनिंग अमाउंट है, 2.5 लाख को हम यहाँ से लेस कर देंगे तो बचे 2 लाख, तो 2 लाख पे इनको टैक्स देना पड़ता। लेकिन आगे के 2 लाख मतलब 5 लाख तक तो टैक्स फ्री है, 5% का जो टैक्स लगना था वो तो रिबेट में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कोई टैक्स पे करेंगे नहीं, नील टैक्स जाएगा इनका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो, उसको हम और क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होता है ये सेक्शन 144 में डील किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो असेसिंग ऑफिसर है ना, वो मतलब सारी नॉर्म सारी चीज़ों को देखते हुए एक सही जजमेंट के हिसाब से आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करता है। सेल्फ असेसमेंट में आप खुद ही अपने टैक्स को कैलकुलेट कर लिए होते हैं। रेगुलर असेसमेंट भी आपका जैसे एकदम सेल्फ असेसमेंट जैसा ही होता है कि रेगुलरली जो नॉर्मल असेसमेंट हो रहा होता है। रीअसेसमेंट जब आप रिकम्प्यूट कर रहे होते हैं, अपने टैक्स को रीअसेस कर रहे होते हैं। और एक्स पार्टी को बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कवर्ड अंडर व्हाट, अभी हमने बताया सेक्शन 144। अब यहाँ पे और सेक्शंस क्या हो गए, 143 सबसेक्शन 3 क्या हो गया, स्क्रूटनी असेसमेंट का हो गया। फिर 143 सबसेक्शन 1 किसका हो गया, ये समरी असेसमेंट का हो गया। 144 किसका हो गया, बेस्ट जजमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट का हो गया। और 147 किसका होता है, रीअसेसमेंट का होता है, राइट। इसी को इनकम स्केप कहते हैं, रीअसेसमेंट कहते हैं, रिकम्पुटेशन। तो 147 डील करता है। तो जिस तरह का भी आपका क्वेश्चन हो आप उसे ध्यान देंगे। फिर एक आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P इज़ अलाउड टू। तो 80P का जो डिडक्शन है वो किसको अलाउ होता है, तो 80P का डिडक्शन जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। और जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो इनकम होती है उनके लिए ये डिडक्शन बनाया गया है। और ये डिडक्शन कब मिलेगा इनको, जब ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इन सब पे जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, बैंकिंग, डेयरिंग, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनको डिडक्शन मिलता है 80P के अंदर। और अमाउंट 100% होता है। कितना डिडक्शन मिलता है, 100% ऑफ इनकम, 100% ऑफ इनकम फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़ जो हमने बात करी, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, बैंकिंग, पूरा 100% डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर इन सब के अलावा किसी और एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं और 80P का डिडक्शन चाहते हैं, तो कितना मिलता है इनको, 50,000 का मिलता है। और अगर ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव है तो 1 लाख का मिलता है। ये 80P का डिडक्शन है। एक समटाइम्स क्या करते हैं, नॉर्मल 80C, 80D, 80U, 80G जो इंपॉर्टेंट डिडक्शन है उनको छोड़ के इस तरह के डिडक्शन भी पूछे जाते हैं। 80TT, 80TTA, 80U, इस तरह के जो डिडक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 80G का तो अक्सर पूछ लेते हैं, 50% और 100% का जो डिडक्शन होता है, किस केस में 100% जाएगा, किस केस में 50% जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इन्हें रेडी कर लेंगे। अब एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्टेड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट होती है वो किस सेक्शन के अंदर होती है, तो एक बात तो याद रहे कि एग्जम्प्टेड इनकम सेक्शन 10 जाता है। अब यहाँ पे सेक्शन 10 भी दिया है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 भी दिया है। सो यस, एग्रीकल्चर इनकम का जो सेक्शन होगा वो कौन सा होगा, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 होगा। द पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन हमने किया था कि जब अदर पर्सन की इनकम को एसएससी की इनकम में ऐड ऑन कर देते, टोटल इनकम में ऐड कर देते, तब हम उसको क्लबिंग कहते हैं। पर यहाँ क्या है कि जब दूसरे पर्सन की इनकम के लिए कोई और पर्सन टैक्सेबल है,
इनकम टैक्स मुझे पे करना था, पर जो टैक्सेबिलिटी बनी वो आपको बनी, आप टैक्स पे कर रहे हो, मेरी टैक्स पे पेमेंट टैक्स का आप कर रहे हो। देखिए लिखा है पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल कौन है, कोई और पर्सन है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो उन्हें ही हम बोलते हैं डीम्ड एसएससी। ठीक है, एसएससी तो पता है पूरी डेफिनेशन दी गई है, लेकिन एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कन्फ्यूज़न कहाँ आती है कि डीम्ड एसएससी है एसएससी इन डिफ़ॉल्ट। तो देखिए एसएससी इन डिफ़ॉल्ट मतलब जब आप कोई रूल एंड रेगुलेशन था जो आपको पूरा करना था आपने नहीं किया तो आप एसएससी बन जाते हैं, मतलब आप पे टैक्स लायबिलिटी थी आपने पे नहीं करी, आपने उसको कैलकुलेट नहीं किया, तो आप एसएससी इन डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं, अब आप पे लग गया रूल लग गया, आप एसएससी बन गए। और डीम्ड एसएससी माने गए एसएससी, मतलब आप पे लायबिलिटी नहीं थी, लायबिलिटी किसी और की थी पर पे अब आप कर रहे हैं, तो आप क्या बन गए, मान लिए गए एसएससी हो गए। जैसे एजेंट्स वगैरह का केस में होता है, कोई बाहर का पर्सन एनआरआई वगैरह है उनके केस में वो किसी को ऑथराइज़ कर देते हैं तो वो डीम्ड एसएससी बन जाता है। सिमिलरली अगर जैसे हायरर वगैरह का केस होता है, मतलब जैसे कि पर्सन है इनकी डेथ हो गई तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशंस में भी डीम्ड एसएससी बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।